8 अगस्त 2024। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या घटना हुआ था। वैसे तो हमें पता है कि आप सब लोग को पता हो गया होगा, क्योंकि ये न्यूज़ ना सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोलकाता की बात नहीं रही है। अभी ये तमिलनाडु, यूपी, तेलंगाना और भी कई कई देशों में ये खबर पहुंच चुकी है। और जो जो ये खबर सुन रहा है ना, उसकी दिल दहल जा रही है और खून से वो अगला आदमी खौल ही जाएगा, चाहे वो कितना भी दिल का पत्थर इंसान हो। तो चलिए जानते हैं 8 अगस्त को डॉक्टर ट्रेनी लेडी के साथ क्या वारदात को अंजाम दिया गया है। और उसके लिए वीडियो को मैं एंड तक बने रहिएगा। मैं सारा चीज़ टॉपिक कवर करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि उनको अच्छे से अच्छे इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भी जितने उनसे रिलेटेड वीडियोज़ चल रहे हैं, हालांकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा ये टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप प्लीज़ कोशिश करो कि आप स्टोरी लगाओ और सारे वीडियोस को, सारे रील्स को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये खबर दुनिया भर में फैले। क्योंकि एक के बाद एक रेप हर महीने, हर दिन एटलीस्ट हो रहा है। ये पूरे ही इंडिया में रोज़ 99 रेप चलते हैं। मतलब सोच को ही देखोगे तो लगेगा कि कहाँ हम लोग सेफ हैं। जब वो लड़की बेचारी वर्क प्लेस पे अपने सेफ़ नहीं है, तो अगला आदमी अपने आप को कहाँ सेफ करेगा। तो चलिए जानते हैं पूरे स्टोरी के बारे में। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा विक्टिम के बारे में, हल्का सा उनके बारे में बायोग्राफी बता देती हूँ कि वो क्या थी, कितने साल की थी। इस वीडियो में मैं उनका जो रियल नेम है वो मैं रिवील नहीं करने वाली हूँ, तो मैं विक्टिम करके ही बुलाऊँगी। तो उनकी जो एज थी वो 31 ईयर ओल्ड, मतलब 31 साल की एक लड़की थी। और पोस्ट ग्रेजुएशन जूनियर डॉक्टर ट्रेनी थी। जूनियर डॉक्टर ट्रेनी क्या होता है मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले तो उन्होंने नीट यूजी किया, फिर 5.5 साल की एमबीबीएस थी वो किया, फिर नीट पीजी की। उसके बाद 3 साल का इंटर्न होता है, और आप ट्रेनिंग भी बोल सकते हो, जो कि प्रोफेसर के अंडर में होके करना होता है। 1 साल उनका क्लियर हो चुका था और अब ये सेकेंड ईयर के इंटर्न में थी वो, ठीक है। और सेकेंड ईयर वालों के पास, जैसा कि मैंने सुना है, ज़्यादा लोड नहीं होता है, उनके पास काम कम होता है। अगर फर्स्ट ईयर जो वाले इंटर्न होते हैं उनसे हैंडल ना हो पाया, तो वो फिर आते हैं सेकेंड ईयर के पास अपना, कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, वो हेल्प लेते हैं, ठीक है। अभी ये बात है 8 तारीख की, 8 अगस्त, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। वो रोज़मर्रे की तरह, अपना रोज़ की तरह घर से निकलती हैं सुबह 8 बजे, जैसे कि उनके फादर ने ये बताया है एक इंटरव्यू में। सुबह 8 बजे वो घर से निकलती हैं, और वो कोलकाता में रहती थी, नॉर्थ कोलकाता में, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो वहाँ पे लाल बाज़ार में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, वो उसी में काम करती थी। और उनके घर से हॉस्पिटल था आधा पौना घंटा के दूरी पे था वो। उनको आधा पौना घंटा लगता था अपने घर से हॉस्पिटल जाने में। और उन्होंने अभी हाल ही में अपने लिए एक कार परचेज़ की थी, तो उसी से वो अप डाउन किया करती थी। तो फिर वो आराम से उस दिन हॉस्पिटल पहुंची, और उनकी उस दिन ओपीडी थी। शायद उनको 36 घंटे की ड्यूटी करनी थी, 36 आवर की शिफ्ट थी उस दिन उनको। नाइट ड्यूटी ना कभी कभार ही लगती है, हमेशा तो नाइट ड्यूटी नहीं लगती। बट डॉक्टर्स की लाइफ इतनी ज़्यादा हार्ड होती है ना गाइस, कि कभी 36 घंटा, कभी 72 आवर्स तक भी उनकी ड्यूटी जाती है। उनके फादर ने बोला कि उनको कभी कभी खाना खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता था बीच में, कि वो अपना टाइम निकाल के खाना भी खा सके। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाना नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी, तो आप सोच सकते हो डॉक्टर्स की लाइफ कितनी ज़्यादा हेक्टिक होती है। फिर उन्होंने अपना काम किया शाम के 5 बजे तक, और 5 बजे पहला कॉल उनके मम्मी से बात होता है, जैसे कि उनके फादर ने बताया। वो हालचाल लेती हैं, फिर वो अपने काम पे लग जाती हैं। फिर 11 बजे रात में उनका कॉल आता है उनके मम्मी के पास, गुड नाइट करने के लिए, बोलने के लिए कि आप लोग खाना वगैरह खा के सो जाओ। वो गुड नाइट करने के लिए कॉल की थी बेसिकली। तो उनकी बात हुई, और वो अपने पेरेंट्स को बोली कि सो जाने को, आप लोग सो जाओ आराम से। एंड गाइज, ये अगर आप देखो तो ये उनके पेरेंट्स से ये लास्ट कॉल पे बात हुई थी। उनके पेरेंट्स को क्या पता था कि उनके बेटी से अब मेरी बात नहीं हो पाएगी, ये लास्ट कॉल पे बात हो रही है। तो जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से बात करके फ़ोन कट करती हैं, वैसे ही वो अपने मेडिकल राउंड्स के लिए निकल जाती हैं हॉस्पिटल में। हर डॉक्टर्स को एक ना एक राउंड देना ही पड़ता है। पहले फर्स्ट ईयर वाले राउंड देते हैं, फिर सेकेंड ईयर वाले राउंड देते हैं, फिर प्रोफेसर्स आते हैं वो राउंड देते हैं। तो वो अपने राउंड्स के लिए निकल गई थी, और हॉस्पिटल में राउंड देने में भी बहुत वक्त लगता है गाइस। तो उनको राउंड करते करते, ख़त्म करते करते उस चीज़ से ब्रेक ली 2 बजे, और वो 2 बजे अपना ब्रेक लेके 4 कलीग्स के साथ, जिसमें से एक इंटर्न था, एक हाउस स्टाफर था, एंड 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ थे,
तो उन चारों के साथ उन्होंने अपना डिनर किया बैठ के, और वो डिनर कहाँ किया था, वो डिनर अपने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में बैठ के पाँचों ने डिनर किया। अच्छा, मैं आप लोगों को सेमिनार हॉल का थोड़ा सा रूट बता दे रही हूँ कि डॉक्टर्स कहाँ से होके क्या जाते थे, क्योंकि मेन जो बोला जाए क्राइम प्लेस वही है। तो कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पे वो सेमिनार हॉल था, और वो सेमिनार हॉल ना 40 बाई 30 फीट का एक कमरा था। सेमिनार हॉल उसको बोलते हैं जब भी किसी डॉक्टर्स को कुछ बताना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो उसी में दिया जाता है। मतलब हल्का सा स्टडी रूम भी आप उसको बोल सकते हो हॉस्पिटल का, ठीक है, क्लासरूम टाइप का होता है। और उसमें 50 से 60 बच्चे की बैठने का जगह रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे 2 बेड्स भी लगे थे। तो उस हॉस्पिटल में ना कोई रेस्ट रूम नहीं था डॉक्टर्स नर्सेस के लिए। तो जब भी डॉक्टर्स को पता रेस्ट की ज़रूरत होती थी तो लोग सेमिनार हॉल में ही जाके थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते थे। तो उस सेमिनार के पास जाने के लिए लिफ्ट से होकर, कॉरिडोर से होकर वो गुजरना पड़ता था उस सेमिनार हॉल तक पहुंचने के लिए। जो कॉरिडोर था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे थे, बट सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे थे। तो वो पांचों ने वहाँ पे डिनर किया, और डिनर करने के बाद जो 4 कलीग्स थे वो चले गए अपने काम करने के लिए, और जो विक्टिम थी वो वहीं पे रुक गई। उनको थोड़ा सा रेस्ट करना था, थोड़ा सा सोची कि 1-2 घंटे की मैं नैप ले लेती हूँ, क्योंकि उन लोगों को टाइम तो मिलता नहीं है, बट उनको 1-2 घंटे का भी टाइम मिलता है तो सोचते हैं वो सो लें। और फिर 3 बजे कोई एक और इंटर्न आता है, जूनियर इंटर्न आता है उनको रिपोर्ट दिखाने के लिए, और वो रिपोर्ट देख के ना वापस से सो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सुबह के 8 बजे से काम कर रहे हो और आपकी 36 आवर की शिफ्ट है, तो आपको पक्का ना पक्का आपको रात में नींद आनी ही आनी। एक बार को ऐसा लगेगा कि बस अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मेरे को 2-3 घंटे का नींद चाहिए ही चाहिए। तो उनको समय मिला तो वो फिर वो आराम से सो गई थी, और यहाँ पे उनको ज़िंदा लास्ट बार देखा गया था, जो कि वो एक इंटर्न, जो जूनियर इंटर्न था वो देखा था उनको। अब अगला दिन आता है 9 अगस्त, ठीक है। तो 9 तारीख को सुबह, मतलब उसके अगले दिन 7:30 बजे कोई ट्रेनी या कोई भी डॉक्टर उनके सेमिनार हॉल से गुज़रता है, और वहाँ पे उनकी हालत जो थी ना गाइस, मतलब वो आप अभी तक को तो सुन ही लोगे, मेरे को पता है कि सभी को पता होगा, बट मैं आप लोग को फिर भी बता दे रही हूँ क्लियर में कि वो सेमी नेकेड थी। उनको रेप्ड, मर्डर करके वहीं पे छोड़ दिया गया था। ब्लू कलर के मैट्रेस पे उनकी डेड बॉडी लेटी हुई थी, और उनके सिर्फ चेस्ट एरिया के पास, मतलब ऊपर वाला हिस्सा उनका खाली दुपट्टे से ढका था, या तो वो सेमी नेकेड था उनका पूरा बॉडी। और वो देख लेगा वो अगर सीन ना कोई, तो आप पक्का 10-15 दिन वो उससे हट नहीं पाओगे, वो आपके आँख के सामने से वो सीन जाएगा ही नहीं। मैंने जो उनका फ़ोटो वायरल हुआ था वहाँ का डेड बॉडी का, वो मैंने देखा, मतलब मैं सोच रही थी इतना बुरा कोई कैसे ही कर सकता है, मतलब इतना दिल का कोई गंदा, इतना बुरी हालत किसी की कोई कैसे कर सकता है, मेरे को समझ नहीं आता है भाई। हर कोई की लड़के की माँ होती है, बहन होती है, वाइफ होती है, चलो ठीक है वाइफ बहन को तुम्हें नहीं, तुम्हारी मम्मी तो होंगी यार, मतलब कोई इतना गंदा कैसे कर सकता है, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। वो सब ने इतनी दरिंदगी से उनके साथ पेश आया है, उनकी शरीर देख के, उनकी बॉडी देख के ही पता चल जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उनके चश्मे, वो चश्मा लगाती थी, वो चश्मा उनके आँख में घुस गया था, आँख से पूरा खून आ रहा था। पहली बात तो उनका कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था जहाँ से खून ना आ रहा, वो प्राइवेट पार्ट हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर, गर्दन, पेट, मुँह, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी गाइज, हर जगह से। उनके मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था, और उनके प्राइवेट पार्ट से पूरा खून बह रहा था। उनके पूरे शरीर पे, बॉडी पे, हर जगह उनके नाखून का निशान पाया गया था, जैसे लग रहा था उनको कोई बहुत ही ज़्यादा खरोच मारा हो नाखून से। उनके गर्दन में 4-5 फ्रैक्चर्स पाए गए थे, उनके होंठ से पूरा खून बह रहा था, मुंह से पूरा खून बह रहा था, पेट पे उनके चोट थे, और उनके जो लेफ़्ट हैंड थे ना, वहाँ की उंगली टूटी हुई थी, फ्रैक्चर थी। बहुत ही बुरी हालत गाइस, बहुत। और सबसे गंदा डरावना चीज़ तो ये था, बोथ लेग्स वर वाइड ओपन और इन राइट एंगल, मतलब और उनका जो पेल्विक गर्डल था ना गाइस, वो टूट चुका था। और आपको पता होगा कि वुमेंस का जो पेल्विक गर्डल होता है वो कितना ज़्यादा मजबूत होता है, जिसको हम कुल्हा भी बोलते हैं, वो जल्दी नहीं टूटता। और जब भी लड़कियों के डेड बॉडी को जलाया जाता है ना, तो वो सिंगल पार्ट होता है जो जलता भी नहीं है। तो सोचो वो इतना मजबूत चीज़ भी वो टूट चुका था। इससे तो साफ पता चलता है कि एक इंसान का करा धरा बिल्कुल भी नहीं है, ये गैंग रेप है, ठीक है।
तो उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी, मतलब वो उस समय पे क्या कितने दर्द में होंगी, उनके अंदर क्या गुजर रही होगी ना, ये कोई एक औरत भी नहीं समझ सकती, कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, ठीक है। उसके बाद जब वो उनकी डेड बॉडी के बारे में पता चला कि उनको रेप्ड और मर्डर करके वहाँ पे छोड़ दिया गया है, तो फिर कॉलेज वालों ने उनके पेरेंट्स को इमीडिएटली कॉल किया, और कॉल करके प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, कॉलेज वाले अथॉरिटी क्या बोलते हैं, वो भी नहीं बताते उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। वो सीधा ये बोलते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स को लगता है अभी कल तक तो सब नॉर्मल था, वो मेरे से अच्छे से बात की, हर चीज़ उसके साथ सही था, वो तो बीमार तो नहीं थी। तो वहाँ पे फिर से दोबारा से कॉल बैक करते हैं, 2-3 बार कॉल मिलाते हैं, रिंग जाती है, बट कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। बहुत देर बाद एक कॉल रिसीव होता है कैसे कैसे, वहाँ पे उनके पेरेंट्स को बोल दिया जाता है कि जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब सोच लो उस समय उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनकी लड़की इतनी, वो कुछ भी डिप्रेशन में नहीं थी, उनकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बट उनको कॉल आता है कि जल्दी से आ जाइए, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जबकि वो ऐसा कुछ था भी नहीं। वो फटाफट से उनके पेरेंट्स कॉल रखते हैं और वो हॉस्पिटल आ जाते हैं अराउंड दोपहर के 1 बजे तक। और जब उनके पेरेंट्स आते हैं कॉलेज तो उनको हॉस्पिटल में, तो उनको यही बोला जाता है कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है और ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। और वो उस लड़की के पेरेंट्स हैं, लेकिन उनको उस सेमिनार हॉल में भेजा तक नहीं जा रहा कि उनकी एक बार वो चेहरा देख ले। वो 3 घंटे वो पेरेंट्स अपने बेटी के लिए गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे को उनका चेहरा दिखा दो, एक बार दिखा दो, एक बार देख लें। बट वो हॉस्पिटल वाले जो वहाँ की अथॉरिटी थी, वो उनके खुद के पेरेंट्स को वो चेहरा नहीं देखने दिए, जो कि उसी बेटी को उन्होंने जन्म दिया है। उनका सबसे पहला जो राइट होता है उस लड़की के ऊपर उसके माँ बाप का होना चाहिए, लेकिन वो इतना गिड़गिड़ाते। लेकिन उस हॉस्पिटल में लोगों के अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी कि उस एक बेचारे माँ बाप को अपनी बेटी का चेहरा भी देखने को मिले। तो वो 1 बजे तक का उनके पेरेंट्स पहुँचे थे और उनको 4 बजे जाके अपने बेटी से मिलने दिया गया। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ। उसके बाद पेरेंट्स को, उनके पापा को बोला जाता है कि आप जाओ और आपको सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करना है, आप क्लिक करके मिल के बाहर देख के उनका चेहरा आप बाहर आ जाना। जब वो एक पिता अपनी बेटी को, खुद के बेटी की, जिसको वो 31 साल अपने जी जान लाड प्यार से पाले हैं, उनकी वो उस बेटी की हालत वो देख के उनको, उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी ना। उस पिता की अपने लाइफ में सबसे बहुत बुरा वक्त, बहुत ही गंदा वक्त होगा जब अपने बेटी को वो सेमी नेकेड में देखा होगा, जिसको देखा होगा कि उसकी बेटी की आँख में चश्मे घुसे हुए हैं, खून आ रहा है, ओंठ से खून आ रहा है, पेल्विक ब्लैडर टूट चुका है, पैर ऐसे फैले हैं। जो समय होगा कितना दर्दनाक होगा। मान लो वो तो बेचारी चली गई इतना कुछ सह के, लेकिन उनके पापा जो ज़िंदा हैं, जो होशो हवास में है, वो हर चीज़ देख के उनके ऊपर क्या ही वक्त गुजर रहा होगा, ठीक है। उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया, वो बाहर आए और वो उनके साथ उनकी शायद विक्टिम की आंटी भी थी, वो भी थी। तो वो सब भी देख के सोचूं उनकी मम्मी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। मतलब वो वक्त भगवान ना करे किसी के साथ भी आएगा। उसके बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और पोस्टमार्टम के लिए कहीं और नहीं, उसी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। सोच लो, मतलब जहाँ वो क्राइम हुआ रहता है उसी ही हॉस्पिटल में उनको पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी भेज दी जाती है। मतलब वहाँ पे तुम कैसे विश्वास कर सकते हो, जहाँ पे इतनी दरिंदगी हो गई, इनकी बॉडी को कहीं और पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे उसी हॉस्पिटल में उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, और जब पोस्टमार्टम का रिज़ल्ट आया उसमें लिखा था कि 151 ग्राम उनकी बॉडी से सेमन पाया गया था, जो कि एक इंसान तो बिल्कुल नहीं वो रिलीज़ कर सकता है। तो सोच लो कि आप उनके साथ गैंग रेप ही हुआ होगा, जो वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के अथॉरिटी, कॉलेज वाले जो इस चीज़ से छुपाना चाह रहे हैं ना कि ये एक का किया धरा है, एक का करा धरा बिल्कुल नहीं है ये। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही आता है कि उनके साथ गैंग रेप किया गया है। गर्दन में 2-3 फ्रैक्चर्स हैं, उनके मुंह को दीवार से घिसड़ाया गया है, उनके सिर को दीवार से घिसड़ाया गया है, और फिर उसके बाद
उस हॉस्पिटल में जहाँ ये इतनी गंदी वारदात को अंजाम दिया गया, उसी के अगले दिन सेमिनार हॉल के पास ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब सोच लो, जहाँ इतना गंदा चीज़ हुआ वहाँ के बाद आप लोग कैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करा सकते हो। वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष, उन्होंने बोल दिया कि इतनी रात को उनको क्या ज़रूरत है सेमिनार हॉल में अकेले जाने का। अरे मतलब तुम उस हॉस्पिटल में कोई एक भी रेस्ट रूम नहीं बनाए हो, और ये पता होते हुए कि कोई रेस्ट रूम नहीं है और सारे डॉक्टर्स नर्स वगैरह उस सेमिनार हॉल में ही जाते थे रेस्ट करने, तो तुम ये सवाल कैसे उठा सकते हो कि वो उसको क्या ज़रूरत था इतने लड़की होते हुए अकेले रात में जाने का, सोने का। मतलब क्या मेंटालिटी हो गई है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। उसी प्रिंसिपल को हॉस्पिटल से रिज़ाइन करवाया जाता है, फिर वो थोड़े दिन बाद थोड़ी किलोमीटर दूर किसी और हॉस्पिटल में उनको प्रिंसिपल का ऑफ़र लेटर आता है एंड वो ज्वाइन कर लेते हैं। पहली बात तो अब उस प्रिंसिपल को कहीं किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनाना चाहिए। फिर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाया गया। उसके बाद एक लड़का पकड़ाता है जिसका नाम था संजय रॉय। इस मामले में पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। आई थिंक 10 तारीख को ही वो गिरफ़्तार हो गया। और किस बेसिस पे हुआ, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उसमें वो आदमी करीब 3 बजे के लगभग उस कॉरिडोर में सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखा। और वो अपने गले में नेक बैंड वेयर किया हुआ था जिसमें वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाना सुन रहे थे। आराम से वो गए सेमिनार हॉल में, कुछ आधे 1 घंटे बाद वहाँ से फिर वापस भी निकले और उनका ब्लूटूथ वहीं पे गिर गया। उस ब्लूटूथ को पुलिस ने देखा, उसी के द्वारा जो संजय रॉय थे उनके फ़ोन से उनको कनेक्ट किया गया। वो नेक बैंड उनके मोबाइल से कनेक्ट हो गया। इसी बेसिस पे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बट यहाँ पे सबका कहना है इस पूरे मामले में वो सिर्फ एक ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत ही क्लियर है कि ये एक लोग का करा धरा नहीं है, ये टोटली गैंग रेप्ड है। और ये संजय रॉय के बदौलत जो मेन कल्प्रेट्स हैं उनको छुपाया जा रहा है। खाली इस आदमी को, एक सिंगल आदमी को पकड़ के जो केस है वो क्लोज करना चाह रहे हैं। पूरे इन्होंने एविडेंस मिटाने की कोशिश की है, कोशिश किया। आई थिंक हॉस्पिटल से सारे एविडेंस भी मिट चुके हैं, क्योंकि एक ही दिन बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम स्टार्ट हो गए। फिर 15 तारीख को मॉब अटैक भी हुआ, जिससे एक ट्रक में 5000 लोग भर के आए, हॉस्टल्स पे अटैक किए, हॉस्पिटल पे अटैक किए, लोगों को इतना डराया, धमकाया, एविडेंस मिटाने की कोशिश की। मतलब यहाँ पे पूरी साजिश चल रही है कि कल्प्रेट्स ना पकड़ाएं। मतलब सोचिए, अगर इसके बावजूद अगर लोग कल्प्रेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कितने बुरे लोग हैं यार। एक लड़के के साथ इतना कुछ हो गया, कम से कम जो उसके गुनहगार है उनको तो सज़ा दिला दो, थोड़ी सी तो उनको होता है ना, इंसाफ मिल जाए, उनकी आत्मा को तो शांति शायद इससे पहुंच जाए, क्योंकि उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन फिर भी लोग एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी सबूत नहीं देखना चाह रहे हैं। अभी इतनी तोड़फोड़ हो गई वहाँ पे, जहाँ पे ये घटना हुई थी, इतने मॉब अटैक हुए, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई ताकि सारा प्रूफ मिट जाए। मतलब यहाँ पे दुनिया के अंदर इंसानियत भी नहीं रह गई। लेकिन लोग बहुत, मेरे को खुशी हो रही है कि बहुत ढेर सारे लोग मार्चेस निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट में खड़े हैं। ठीक है यार, खड़े रहो। अगर जो नहीं जा पा रहे हैं प्रोटेस्ट में, प्लीज़ आप लोग स्टोरी वगैरह लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो ताकि जस्टिस मिले। और मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज़, बहुत। ये आज उन डॉक्टर के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। वैसे तो केस 10 तारीख को, 11 तारीख को सीबीआई को ही हैंडओवर कर दिया गया था। अब सीबीआई देखो अच्छे से अपना काम करे। और वैसे तो प्रूफ ही हर जगह से मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, तो सीबीआई भी क्या ही कर सकती है, जब हर जगह से लोग चाहते ही नहीं है कि कल्प्रेट पकड़ाए, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। वो चाहते ही नहीं है, वो वहाँ के जो अथॉरिटी वो चाहती नहीं कि कल्प्रेट बाहर आए। 4-5 लोग को अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन वो 4-5 वो कल्प्रेट नहीं है जो कि इन्होंने इतनी बुरी चीज़ की, जो कि मेन दरिंदे हैं उनको तो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। बस मैं जब से ये केस सुनी हूँ, मैं रोज़ भगवान से यही प्रे करती हूँ कि प्लीज़ भगवान कल्प्रेट का पता चल जाए और उन विक्टिम को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, उनके भी आत्मा को शांति हो, उनके पेरेंट्स को खुशी हो कि चलो कम से कम उनकी बेटी तो गई, लेकिन कम से कम ठीक है यार, उनके बेटे को इंसाफ तो मिल गया। उनके फादर खुद ये बोले हैं कि चलो मेरे साथ मेरी एक बेटी गई, लेकिन मेरे इतने करोड़ जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ गए। मेरे को खुशी हो रही है कि इस बार जनता कुछ ज़्यादा एक्टिव है।
मतलब बहुत मार्चेस निकल रहे हैं, बहुत प्रोटेस्ट में लोग खड़े हैं। तो चलिए गाइज, मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया। प्लीज़ आप इस टॉपिक को ना शांत मत होने देना, इसको ट्रेंडिंग पे रखो। ट्रेंडिंग पे रखोगे ना तभी कुछ जस्टिस मिलने वाला है। अगर एक बार ये माहौल शांत हो गया तो कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरीज़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहो इस टॉपिक को लेकर। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो।